हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से बच्चे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसके पहला वाला लेक्चर था बच्चे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं बच्चे। इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सोल्यूशन का। ठीक है बच्चे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। चलिए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चे ये है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें पहला बात करेंगे बच्चे, क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें बात करेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। बच्चे, सेट का डिफिनेशन कहा जाता है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो सेट वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पर्सन टू पर्सन डिफर ना करता हो, पर्सन टू पर्सन उसका आंसर वेरी ना करे, ऐसे स्टेटमेंट को बच्चे हम लोग सेट बोलते हैं। आइए देखिए एक बार क्वेश्चन है बच्चे, पहला क्वेश्चन बात किया गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ऐसे मंथ का नाम का बच्चे कलेक्शन बनाना है जो जिनकी स्टार्टिंग जे से होता हो, और बनाने के बाद बताना है क्या वह कलेक्शन एक सेट है। तो देखिए, जे से स्टार्ट होने वाला मंथ में आपका हो जाएगा जनवरी, जनवरी के बाद हो जाएगा बच्चे आपका जून, और जून के बाद हो जाएगा आपका जुलाई। ठीक है, तो जे से स्टार्ट होने वाले ऐसे मंथ जून है, जनवरी है, जून है, जुलाई है, इसके जो सेट होते हैं बच्चे, बोला गया है क्या यह एक सेट है, तो हम बोलेंगे हाँ सेट है। क्योंकि बच्चे इस सेट में ऐसे एलिमेंट, ऐसे मंथ का नाम हम नहीं रख सकते जिनकी स्टार्टिंग जे से नहीं है। मतलब अगर ये डिफिनेशन बच्चे किसी को दिया जाए तो सबके अनुसार आंसर जो होगा बच्चे वो जनवरी, जून और जुलाई होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक है टर्म कि हमें जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का ही नाम बताना है। मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगला बोला गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के उन टैलेंटेड राइटर का नाम बताना है जिनकी संख्या 10 ऐसे टैलेंटेड राइटर का नाम बताना है। अगर बात किया जाए तो देखिए बच्चे, ये जो स्टेटमेंट है जिसमें पूछा गया है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बच्चे जो हम नाम अगर बताया जाए, जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद्र का नाम बताएं, जयशंकर प्रसाद का नाम बताएं, ठीक है, तो हमारे अनुसार तो जयशंकर प्रसाद है, हमारे अनुसार रामधारी सिंह दिनकर हो सकते हैं, लेकिन यही क्या आंसर सबके हिसाब से सेम आएगा? नहीं ना। तो इस केस में बच्चे ये सेट नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट अ सेट। और पूछा जाए रीजन तो बोल देंगे इट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि बच्चे यहां पे जो आंसर मिलेगा वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। कोई रामधारी सिंह दिनकर का नाम बता सकता है, महादेवी वर्मा का नाम बता सकता है, मुंशी प्रेमचंद का नाम बता सकता है, किसी के अनुसार कुछ और आंसर आएगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन बैट्समैन का 11 क्रिकेटर का टीम बनाना है। तो देखिए, भारत में बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे आज के डेट में देखिए आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में कम से कम 10 टीम है। यहाँ पे एक टीम में 11 तो प्लेयर खेलते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ बैठे भी रहते हैं। अच्छा, सभी टीम अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है बच्चे कि अगर वर्ल्ड में बात करें, अभी हम भारत की बात कर रहे थे, अगर वर्ल्ड में बात करें तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं, और उन सभी क्रिकेटरों में बच्चे 11 बैट्समैन को चूज करना इतना आसान नहीं है। हम चूज करेंगे तो 11 अलग हो सकते हैं, आपके अनुसार अलग अलग 11 हो सकते हैं। इसका मतलब बच्चे ये सेट नहीं है, तो बोलेंगे नॉट अ सेट। पूछा जाए रीजन क्या है बच्चे, तो लिखेंगे इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। डन है। पूरे सेट में बच्चे ये बात करेगा कि सेट है कि नहीं है, तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर पर्सन टू पर्सन आंसर ऐसा लगता है कि डिफर नहीं करता
तो वह सेट है। अगर पर्सन टू पर्सन मतलब अलग अलग लोगों के अनुसार एक ही क्वेश्चन का जवाब अलग अलग आता है, तो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं, ऐसे जो कलेक्शन होते हैं बच्चे, वो सेट नहीं होते। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बात किया गया बच्चे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ध्यान से सुनेंगे, कलेक्शन चाहिए ऑल बॉयज, जितने भी आपके क्लास में बच्चे हैं, इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने बच्चे हैं, जितने आपके बॉयज हैं, उनका एक कलेक्शन बनाना है। तो देखिए आपके क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं, मैक्सिमम मान लीजिए 100 बच्चे हो सकते हैं, और उसमें भी कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़के होंगे। तो इसमें बोल रहा कि ऐसे बच्चों का, ऐसे लड़कों का कलेक्शन बनाना है जो आपके क्लास से संबंधित है। तो यहाँ तो स्पेसिफिक हो गया ना कि आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनका एक सेट बनाना है। समझ में आ रहा बात? जैसे देखिए अलग अलग क्लास की बात नहीं किया जा रहा है, ये आपके क्लास में पढ़ने वाले लड़कों का कलेक्शन है। तो आपके क्लास में जितने बच्चे हैं वो तो आपको पहले से पता होगा कि इतने बच्चे हैं, इसमें इतने बच्चियां हैं, इतने लड़के हैं। तो लड़कों का जो कलेक्शन होगा बच्चे, वो एक सेट होगा। तो लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड इसलिए हुआ क्योंकि देखिए आपके क्लास में जितने लड़के हैं उन सभी का एक कलेक्शन बनाना है। ये तो वेल डिफाइंड है ना, क्योंकि सबके अनुसार उन्हीं बच्चों का ही कलेक्शन बनाना है। तो उस क्लास में जितने बच्चे होंगे, बोलिए अगर ग्रुप बनाने के लिए तो उन्हीं बच्चों में से ही बनाएंगे, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 5 है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। बच्चे नेचुरल नंबर चाहिए और वो भी लेस देन 100 चाहिए। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर होगा बच्चे, बोला गया है क्या यह एक सेट है, तो बोल देंगे हाँ यह क्या है बच्चे, एक सेट। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिखना चाहें यहाँ पे लिख देंगे इट इज अ सेट, यह एक सेट है बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। अगर सेट बनाने की बात किया जाता बच्चे तो मान लेते हैं n, जिसमें नेचुरल नंबर स्टार्टिंग है 1 से, 1 2 3 4 5, कहां तक जाएगा बच्चे 99 तक लेंगे, क्योंकि इसमें 100 से लेस चाहिए, है ना। तो ये भी वेल डिफाइंड है बच्चे, पर्सन टू पर्सन आंसर डिफर नहीं करेगा। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर ऐसे चाहिए जो 100 से कम है। तो बच्चे उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनसे पूछिए 100 से लेस नेचुरल नंबर का नाम, तो सबके हिसाब से जवाब सेम होगा। अगला बच्चे अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। बच्चे यहां पे ध्यान देंगे ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो पहली बात, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जितने भी बुक लिखे गए हैं उसमें क्या चाहिए, नोवेल चाहिए, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा, इनके द्वारा जो लिखा गया बुक है उसका जो नोवेल्स है उनका एक कलेक्शन को बताना सेट है कि नहीं है। तो देखिए बच्चे, अगर हम मुंशी प्रेमचंद्र का स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं तो हमें इन्हीं के द्वारा लिखा गया नोवेल का ही नाम बताना है। इसका मतलब सबके अनुसार वो आंसर सेम होगा। जैसे एग्जांपल के इनके द्वारा लिखा गया एक नोवेल से जिसका नाम है गोदान, तो किसी से भी पूछा जाएगा तो वो गोदान इन्हीं का होगा, दूसरे का नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी क्या है, एक सेट है, मतलब हो जाएगा इट इज अ सेट, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, अगला पूछा गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर बताना है। देखिए इसमें स्पेसिफिक टर्म है क्या, इवन इंटीजर। ठीक है, तो इवन इंटीजर में कौन आएगा, 2 4 6 8 प्लस में जा सकता है। तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी इट इज अ सेट, ये भी एक क्या है, सेट है, क्योंकि यह भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये भी क्या है बच्चे, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्योंकि देखिए इवन इंटीजर की बात कर रहा है तो निगेटिव में जा सकते हैं, -2 -4 -6 -8, इधर निगेटिव तरफ जा सकते हैं और इधर पॉजिटिव तरफ जा सकते हैं, 0 2 4 6 8। मतलब इसका आंसर सबके अनुसार क्या होगा बच्चे, सेम होगा। बोले तो आंसर डिफर नहीं करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, जिसमें बात कर रहा है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। मतलब
जो चैप्टर आप बच्चे पढ़ रहे हैं सेट, इस चैप्टर में अगर बात करें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो बच्चे जायज सी बात है कि उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को काउंट कर लेंगे, उस चैप्टर के अलावा दूसरे चैप्टर में जा नहीं सकते। तो इसका मतलब स्पेसिफिक टर्म है दिस, इसी चैप्टर का चाहिए, मतलब दिस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है बच्चे उनका कलेक्शन। इसका मतलब ये भी क्या है बच्चे, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी क्या है बच्चे, वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। ये भी आंसर लिखेंगे, इट इज वेल डिफाइंड बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, अगला अगर बात करें तो क्वेश्चन है बच्चे, यहां पढ़िए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बोला कि संसार में सबसे खतरनाक जानवर का नाम। कलेक्शन जो होगा वो सेट है कि नहीं है। एक बात बताइए, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं सबसे अगर पूछा जाए मोस्ट डेंजरस एनिमल का नाम इन द वर्ल्ड, तो बच्चे कोई किसी के अनुसार कोई और एनिमल हो सकता है, मेरे अनुसार कुछ और एनिमल हो सकता है। इसका मतलब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सटीक नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोई बता देगा लिजर्ड, कोई बता देगा मान लीजिए जिराफ, कोई बता देगा मान लीजिए आपका ये डॉग। तो अलग अलग पर्सन के अनुसार अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो लिख देंगे यहां पर, इसलिए यहां पर लिखेंगे क्या, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। मतलब ये क्या है, इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। ठीक है, ये सेट नहीं है। लिखेंगे यहां पे इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे संसार में जितने भी जानवर हैं उसमें कौन सा सबसे खतरनाक है, कौन सा सबसे डेंजरस है, ये हम पर्सन टू पर्सन इसका आंसर डिफर करेगा। नेक्स्ट पे अगर बात करें तो यहां है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बात किया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। जैसे अगर पूछा गया है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। देखिए इस सेट में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। यहां पे बताना है क्या ये जो 5 है इस सेट के अंदर है, इस सेट से बिलोंग करता है। तो देखिए इस सेट का नाम है ए, 5 क्या इस सेट के अंदर है, अगर है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू। 8 क्या इस सेट के अंदर है, तो बोलेंगे नहीं है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। 0 देखिए इस सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। 4 देखिए इस सेट के अंदर है, इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू हो जाएगा। 2 जो है देखिए यहाँ पे सेट में है, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू। अगला 10 देखिए इस सेट में नहीं है, इसका मतलब 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यह बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का इसके ऊपर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का बच्चे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया गया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। बच्चे किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है, पहला है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिटन है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिटन है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे यहां बोला गया राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, हमें रोस्टर फॉर्म में आंसर लिखना है। जैसे मान लीजिए ये सेट है, तो बोला गया है क्वेश्चन में यक्स इस तरीके से लिखना है कि जो यक्स है एक इंटीजर है, पहला चीज इंटीजर होना चाहिए, एंड वह इंटीजर कहां से होना चाहिए, तो बोला यक्स की वैल्यू -3 या 3 से ग्रेटर है और 7 से छोटा। यक्स की वैल्यू जो भी लेना है वो -3 या 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो -3 हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे लेना ही लेना है, -3 होना चाहिए। -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 7 से लेस चाहिए, इसका मतलब हम 6 तक जा सकते हैं। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया बच्चे, रोस्टर फॉर्म में डिटेल से आंसर लिख देना ही रोस्टर फॉर्म है। दूसरा अगर बात किया जाए सेट एक बी है, जिसमें पूछा गया है यक्स जो लेना है वह एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो भी कैसा नेचुरल नंबर, तो बोल रहा है लेस देन 6। इसका मतलब लेस देन 6 कौन होगा, 5 4 4 के बाद 3 के पहले 2 और 2 के पहले क्या होता है 1 से नीचे नेचुरल नंबर नहीं होता, इसका मतलब इसको क्लोज कर देंगे। ये एक रोस्टर फॉर्म में इस सेट को रिप्रेजेंट करता है। जो बच्चे क्वेश्चन में गिवन है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, जो हमने लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बात किया है सी, एक सेट है जिसमें यक्स सच दैट यक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ऐसे
दो डिजिट का सम करने पे 8 आएगा, ऐसे दो डिजिट के हमें नंबर लिखने हैं। तो सी एक सेट है। सबसे पहले अगर लिखें, जैसे मान लीजिए 1 के साथ 8 लिख सकते हैं, 1 के साथ 8 नहीं, 1 के साथ 7 लिखेंगे, तभी तो 1 और 7 मिलकर 8 हो जाएगा, सम करने पे 8 आना चाहिए। अच्छा, अगर 1 7 लिखे हैं तो अगला 2 के साथ 6 ले सकते हैं, 2 6 8 हो जाएगा। अगला 3 के साथ आप 4 ले सकते हैं, 3 के साथ 4 ले सकते हैं, है ना। अगला अगर बात करें कि 4 के साथ 4 भी ले सकते हैं। अच्छा, इसको रिवर्स कर दीजिए, 4 के साथ 3 भी ले सकते हैं, 5 के साथ नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा साइड करें, यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि 1 के साथ 7, 2 के साथ 6 और 3 के साथ क्या हो जाएगा 5, 3 + 5 भी 8 होगा। अगला 4 + 4 ये हटाना पड़ेगा, ये इसका पार्ट नहीं है। अच्छा, अगर बात करें 4, 4 भी है, 4, 3 भी है, 4, 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये सेट इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अगला बात करें तो देखिए 4, 4 हो गया, 5, 3 हो सकता है, 4, 4 हो ही गया। इसके पहले क्या लिख दें, यहाँ पे देखिए 6, 2 हो सकता है, और 7, 1 के साथ 8, 0 हो सकता है। इस पे ध्यान देंगे, 8, 0, 8 + 0 8 हो जाएगा, लेकिन 0, 8 हम नहीं रख सकते क्योंकि ये सिंगल डिजिट का नंबर है, इसलिए इसको इस सेट का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, इस सेट में ये एलिमेंट आपके मिल गए। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगला बोला गया है क्वेश्चन में कि डी एक ऐसा सेट है जिसमें बात किया गया है कि जो भी यक्ष लिखेंगे वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और विच इज डिवाइजर ऑफ 60 के जितने भी डिवाइजर हैं अगर वो प्राइम नंबर है तो उसको लिखना है। बच्चे 60 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले 60 को डिवाइड 1 कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, उसके बाद 7 8 नहीं 10 से कट सकता है, फिर 12 से कट सकता है, 12 के बाद आपका चले जाइए 15 से डिवाइड हो सकता है, 15 के बाद 30 से, और 30 के बाद 60 से। तो बोल रहा कि ऐसे सभी डिवाइजर नहीं लिखने हैं, ऐसे डिवाइजर लिखने हैं जो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में 1 भी नहीं आता, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 3 और 5। बाकी सब बच्चे कंपोजिट नंबर हैं, इसलिए हम ऐसे नंबर को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए क्या, प्राइम नंबर। अगला है बच्चे सेट ई, जिसमें बात किया गया है, पढ़िए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनका एक सेट बनाना है। ठीक है, देखिए इंग्लिश के अगर कोई वर्ड मिल जाए तो उनका अगर सेट लिखना है तो 2 कंडीशन आप याद रखेंगे। पहला, इसमें जो भी लेटर्स होंगे वो रिपीट नहीं करने चाहिए। पहला कंडीशन है कि जितने भी लेटर हैं वो रिपीट नहीं करने चाहिए, मतलब 1 लेटर का यूज हम 1 बार करेंगे। दूसरा, इसमें एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ, इधर उधर मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, लिख सकते हैं। जैसे अगर सबसे पहले लिखेंगे टी, टी के बाद क्या है बच्चे आर, आर के बाद आई, आई के बाद अगला हो जाएगा जी, जी के बाद क्या होगा ओ, ओ के बाद क्या है यन, यन हो गया, फिर ओ हो गया। तो देखिए ओ मैं लिख चुका हूं, नहीं लिख सकते। अगला है बच्चे यम, यम के बाद क्या है ई, ई पहले नहीं लिखे हैं तो लिखेंगे। ई के बाद क्या है टी, टी जो है पहले लिख चुके हैं। उसके बाद है आर, आर यहाँ लिख चुके हैं, हटा दीजिए। वाई, वाई हो गया। इसके अलावा दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं है। तो देखिए किसी भी इंग्लिश के वर्ड को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और दूसरा इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब ऑर्डर इधर उधर हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे वाई को पहले लिख दें या ई को बाद में लिख दें, ये कोई मैटर नहीं करता। अगला बच्चे एफ, एफ वाले सेट में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसको होमवर्क में रख लीजिए कि इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वो है टर्म कौन सा, बेटर। ठीक है, इसको लिख के आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे जब सेशन एंड हो जाएगा तब। अगला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बात करना है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यही मैं बात कर रहा था, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिएगा। अगर इसका नाम हम रख दें, मान लीजिए कोई सेट ए, ठीक है, तो कोई सेट ए ऐसे लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पीछे इसमें क्या दिया था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसी फॉर्म में लिखना है, और यह हम इसको रोस्टर में लिखे हैं। अब जो क्वेश्चन हमें करना है ये आपका
रोस्टर फॉर्म में है, अब सेट बिल्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे अगर नंबर देखा तो 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 2 है 6 है। अच्छा 3 इंटू 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। अगला 12 है तो 12 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 4। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, 3 तो फिक्स है तो यहाँ लिख देंगे 3 तो फिक्स है, लेकिन इसके बगल में 1 2 3 4 ऐसा बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ n। x इज इक्वल टू क्या होगा 3n, और जहां पर बच्चे इस ये जो n है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, एंड क्या कि जो n की वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ा होगा और 4 या 4 से छोटा होगा। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, इसको अगर बच्चे मान लिया जाए सेट बी है तो b इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, पहले यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये 2 क्या है 2 की पावर 1, ऑब्जर्व करिए तो 2 की पावर 1 है। अगला 2 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 4, अगला 2 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 8, अगला है 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 16 और 2 की पावर 5 मतलब हो जाएगा 32। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं बच्चे बेस में 2 हर जगह फिक्स है, इसका मतलब 2 होगा, और 1 2 3 4 कहाँ तक गया 5 तक, तो ये हो जाएगा n, और यहाँ पे लिखेंगे एंड n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, और साथ ही साथ बच्चे ये n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ 1 से, और कहाँ तक गया बच्चे वो 5 तक गया। ठीक है, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अगला ये है बच्चे, मान लीजिए इसका सेट का नाम रख दें सी। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यक्स सच दैट यक्स किस तरीके से है, तो आगे देखिए 5 है तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 25 है तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 125 है इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और 625 है तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। तो यहाँ देखिए पैटर्न क्या है, हर जगह पे 5 तो है, और 1 2 3 4 पावर में क्या बढ़ रहा है n इसके जगह पे, और लिखेंगे n की वैल्यू कहाँ तक आना चाहिए नेचुरल नंबर से, और साथ ही साथ ये n की वैल्यू कहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया 4 तक गया। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, इस सेट को हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट यह क्वेश्चन आपका देखिए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बात किया गया, मान लीजिए इसका नाम रख दिया डी, तो डी इज इक्वल टू क्या बता रहा है, ध्यान से सुनेंगे, 2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 1, अच्छा 4 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3, और आगे मान लीजिए अगर 8 है तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 4। इस ऐसे ही लिखना है, इसका मतलब इसमें क्या समझे, देखिए इसको ऐसे सेपरेट कर दें, ध्यान देंगे ऐसे लिखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, हर जगह पे 2 तो फिक्स है, इंटू यहाँ लिख देंगे n 2n, और n की वैल्यू बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, एंड इस n की वैल्यू क्या हुआ, तो लिखेंगे n की वैल्यू वो हमेशा n की वैल्यू जो भी लेंगे वह n की वैल्यू जो होगी वो 1 या 1 से बड़ा है, और कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है, तो लिख देंगे n की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है। ठीक है, और n क्या होना चाहिए एक नेचुरल नंबर। यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो इसका नाम रख दे मान लीजिए e, तो e इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ध्यान से यक्स सच दैट यक्स, ये लिखेंगे इक्वल 1 है 4 है 9 है, ऐसे पैटर्न अगर देखा जाए तो 1 मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 9 मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 16 मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या पता चला कि यहाँ n स्क्वायर है, यक्स सच दैट यक्स इस तरीके से है कि वो n स्क्वायर है, मतलब n एक नेचुरल नंबर है, कामा n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, एंड साथ ही साथ क्या होना चाहिए n की वैल्यू एक, देखिए ऐसे n की वैल्यू जो होगी 1 या 1 से बड़ा है और 10 या 10 से छोटा है। बच्चे ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, इस सेट को रिप्रेजेंट हमने कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है जिसमें बोला गया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, जिसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन में कि जो सेट है इसको लिखना है, जितने भी एलिमेंट है उनको लिस्ट कर देना है, मतलब सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे बोला, यक्स सच दैट यक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन आएगा, पहले 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, कहाँ तक एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। ये
सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। दूसरा, ये बच्चे कोई एक सेट है जिसमें बात कर रहा है कि यक्स जो लिखना है वो इस तरीके से एन इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। जो यक्स की वैल्यू, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, -1/2 का मतलब हो जाएगा -0.5, ठीक है। अगला, जिसकी वैल्यू यक्स की वैल्यू -0.5 के से बराबर या उससे बड़ा होगा, और 9/2 मतलब हो जाएगा 4.5, इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका पहला 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 तक ही जाएंगे, क्योंकि यक्स की वैल्यू 4 या 4 से कम है, और यहाँ पे देखिए ये छूट रहा है। तो यहाँ पर आप 0 पॉइंट, देखिए -0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 4.5 से लेस होना चाहिए, वो भी कैसा? इंटीजर होना चाहिए। ये हो गया आपका। अगला यहाँ पे बात करें, सी कोई सेट है, सी कोई सेट है जिसके अंदर कैसा लिखना है, तो बोला यक्स जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। पहला कंडीशन इंटीजर होना चाहिए। दूसरा, यक्स स्क्वायर, जो यक्स रखेंगे उसका स्क्वायर करने पे 4 या 4 से कम आएगा। इसका मतलब सबसे पहले रख सकता हूँ 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जो 4 के से कम या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 2 रख सकता हूँ, -2 रख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 मतलब 4 या 4 से कम है तो 1 रख सकता हूँ, तो -1 भी रख सकता हूँ। फिर बीच में 0 भी रखा जा सकता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन ठीक है। अगला, अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर डी में, तो इसमें बोला यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड के लेटर जो है उनका एक सेट बनाना है, वो भी रोस्टर फॉर्म में। तो यल है, यल लिख दीजिए, कामा। ओ है, ओ लिखिए। अगला वाई है, वाई लिखिए। ए है, ए लिखिए। और यल जो है एक बार लिख चुके हैं, इसलिए मैं रिपीटेशन नहीं करेंगे। ये हो गया LOYA, ठीक है। अगला यहाँ बोला गया है क्वेश्चन नंबर ई में, जिसमें बात किया गया है कि यक्स सच दैट यक्स जो है वो मंथ ऑफ ईयर होगा जिसमें नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ का नाम यहाँ नहीं लिखना है जो जिसमें 31 डेज नहीं है। तो उसमें कौन आएगा? मतलब एक बार पढ़िए, यक्स जो लिखना है वो ऐसे ईयर का नाम लिखना, इसमें नहीं लिखना है जिसमें 31 डेज नहीं है। तो 31 डेज नहीं है तो क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए या 29 होना चाहिए। तो जिसमें हो गया आपका फरवरी, मार्च में नहीं। देखिए आपका फरवरी में 28 या 29 डेज होता है। बाकी अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर को छोड़कर जितने मंथ बचे उन सभी में कितने होंगे? 12। उसमें कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे। तो फरवरी हो गया, फरवरी के बाद मार्च छोड़ दिए। अब मार्च, अप्रैल, जून छोड़ देंगे तो हो जाएगा ई, पढ़िए एक बार और, ई यक्स सच दैट यक्स इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज जिस ईयर में, जिस मंथ में नहीं है उनका नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें कौन आएगा? फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल हटा दीजिए, मई, जून, अप्रैल, जून, फिर उसके बाद जुलाई, जुलाई के बाद अप्रैल, जून हटा दीजिए, सितंबर हटाइए, अब जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर हटाइए, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर हटाइए, दिसंबर, ठीक है। ये हो गया ऐसे मंथ का नाम जिसमें 31 डेज नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर एफ में क्या कर रहा है? कॉन्सोनेंट लिखना है इंग्लिश अल्फाबेट के जो प्रीसीड है, प्रीसीड के से जो भी पहले पढ़ते हैं ऐसे कॉन्सोनेंट को लिखना है, जिसमें आएगा सबसे पहले बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई नहीं लिख सकते, कॉन्सोनेंट लिखना है, कॉन्सोनेंट लिखना है। डी के बाद ई हटाइए, ई के बाद एफ, जी, एच, आई हटाइए, जे, जे के बाद के नहीं लिख सकते क्योंकि के हमें पहले चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अगला, अगला बात क्या है बच्चे, इसको मैचिंग करना है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मैच इच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। लेफ्ट में बच्चे ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, फ्रॉम द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब लेफ्ट में सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म है, बाद में सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए पहले अगर यहाँ कुछ न देखा जाए तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में MATHEICES, मतलब मैथमेटिक्स एक तरीके से नाम आया, इसका मतलब इसको मिला देंगे आप डी से, ठीक है। मतलब तीसरे का डी हो गया। अगला बात कर रहा है कि यहाँ पे
नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर कौन कौन हो सकता है? 1 2 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है। अगला प्राइम नंबर चाहिए, पहला ऑप्शन देखिए, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, ये हो जाएगा 6 का डिवाइजर जो प्राइम नंबर है, जो बच गया उसको हम मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका मैचिंग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, जिसमें हम लोगों ने बात किया जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो सकते थे सेट में, हमने सॉल्व करने का प्रयास किया बच्चे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बच्चे अगर इस पैनल का PDF आप पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम इसका PDF को प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।